Start chapter 4 motion in plane. First topic is scalar and vector quantity. Scalar quantity it has only magnitude not a direction. फिजिकल स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनकी केवल मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन नहीं होती है, वो क्या कहलाती है? हमारी स्केलर क्वांटिटी. जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को ओनली मैग्नीट्यूड हो सकता है, जैसे 2 किलोमीटर या 2 मीटर. तो ये क्या है? डिस्टेंस है, लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं बताई है. अगर ये नॉर्थ या वेस्ट बताया था तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है. जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम में क्या होता है? मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब. ठीक है, तो ये क्या है? हमारी ओनली स्केलर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? इट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, यानी कि इन दोनों में होते हैं ना, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं. तो वो क्या कहलाती है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी. जैसे डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? हमारी वेक्टर क्वांटिटी है. क्योंकि अगर हम उसमें क्या बोल रहे हैं, जैसे अभी हमने बोला अगर डिस्टेंस दी हुई 3 मीटर, तो ये तो हमारी डिस्टेंस हो गई, तो ये क्या है? हमारी स्केलर क्वांटिटी. लेकिन जब हम डिस्टेंस के लिए बोलते हैं 3 मीटर वेस्ट, तो हमने इसमें डायरेक्शन बताई है, तो ये क्या कहलाएगी? हमारी वेक्टर क्वांटिटी. ओके, अब हम बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ. रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारे कोर्स में. अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स या काइंड्स ऑफ वेक्टर्स. अब जैसे एक्सेल वेक्टर. एक्सेल वेक्टर क्या होता है कि मान लो ये एक बॉडी है, इस बॉडी की एक्सिस, ये जो इसके सेंटर से गुजर रही है जो लाइन, वो क्या कहलाएगी? इसकी एक्सिस. इस एक्सिस के अलोंग रोटेट होने वाला पॉइंट, यानी कि इस एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एक्सियल वेक्टर. एक्सियल वेक्टर में क्या होता है कि इसमें डायरेक्शन क्या होती है? डिसाइड होती है. और इसको हम किससे निकालते हैं? राइट हैंड रूल से. राइट हैंड रूल में जैसे करंट है, ये जो हमारी डायरेक्शन है वो क्या? इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, तो हमको अपनी उंगलियों को, इन उंगलियों को कैसे घुमाना है? इस डायरेक्शन में घुमाना है. और अंगूठा हमारा जिस डायरेक्शन में शो करेगा वो हमारा कहलाएगा डायरेक्शन, रोटेशन ऑफ डायरेक्शन. तो जैसे ये हमारा है, उंगलियों को हम इसकी डायरेक्शन में शो घुमा रहे हैं. देखो करंट है, यूँ इस तरह से घुमा रहे हैं, और ये क्या जा रहा है? ऊपर. तो इसमें रोटेशन डायरेक्शन कहाँ होगी? ऊपर, अपवर्ड. जैसे ये है, इसके अंदर डायरेक्शन क्या है? इस तरह से, यानी कि यूँ घूम रही है, घूम के यूँ आ रही है, तो डायरेक्शन कहाँ होगी? नीचे, डाउनवर्ड. तो डाउनवर्ड आएगी. ठीक है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ था. अब हम क्या बात कर रहे हैं? वेक्टर्स की बात कर रहे थे, कितने टाइप्स के वेक्टर हैं. तो उसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इक्वल वेक्टर. इक्वल वेक्टर यानी कि जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो? दोनों सेम हो, यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे इक्वल वेक्टर्स. जैसे ए एंड बी है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए? सेम. तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे इक्वल वेक्टर्स. अपोजिट एंड नेगेटिव वेक्टर्स. अपोजिट एंड नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या हुआ? कि जिनके मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो. जैसे ये ए और बी है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड की जैसे सेम हो, जैसे इसका एक है तो इसका भी एक हो, और इनकी डायरेक्शन भी दोनों क्या सेम है. वेस्ट में जा रहे तो वेस्ट में, ईस्ट में है तो ईस्ट में. लेकिन अपोजिट की बात करेंगे तो अपोजिट में क्या हो जाएगा कि ए और बी का मैग्नीट्यूड यानी एक और एक दोनों का सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अगर एक ईस्ट में है तो दूसरा क्या होगा? वेस्ट में होगा. तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट. अनइक्वल वेक्टर. अनइक्वल वेक्टर में क्या हो सकता है कि मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन क्या? अपोजिट हो, या अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड अपोजिट हो और डायरेक्शन सेम हो, या बोथ आर डिफरेंट हो सकता है. मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो और डायरेक्शन भी डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनइक्वल वेक्टर. देखो, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर सेम बट डायरेक्शन आर डिफरेंट, और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर डिफरेंट, और डायरेक्शन आर सेम बट मैग्नीट्यूड आर डिफरेंट, तो ये सारे सब क्या कहलाएंगे? अनइक्वल वेक्टर्स. जैसे ए एंड बी है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट्स है. ये देखो डायरेक्शन अपोजिट्स है. यहाँ पे क्या है? इन दोनों के मैग्नीट्यूड अलग है और डायरेक्शन क्या है? सेम है. तो कुछ भी बोला जा सकता है. जैसे जीरो एंड नल वेक्टर. जीरो नल वेक्टर का मतलब क्या हुआ? का जिसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो? जीरो हो, लेकिन डायरेक्शन इसकी क्या होती है? आर्बिटरी होती है, यानी इसकी डायरेक्शन कैन नॉट बी डिसाइड होती है, यानी कि इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है. मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. तो ये हमारा क्या कहता है? जीरो या नल वेक्टर कहलाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर में क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है. मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमेशा 1 होता है, और ये हमेशा क्या शो करता है? डायरेक्शन को शो करता है. तो ये क्या करता है? इज़ यूज टू गिव
ओनली डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर इज यूज टू गिव डायरेक्शन टू अ वेक्टर, वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। और इसको हम कैसे, इसका सिंबल क्या होता है, कैप की तरह। इस पे हम ये देखो, ये यहाँ लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर में, ये कैप लगाया हुआ ना, इस हम कैप से इसको शो करते हैं यूनिट वेक्टर को, कि ये कैप है, ये डायरेक्शन को शो करता है, यानी ये यूनिट वेक्टर है। इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, हम बता देते हैं। इसका वेक्टर होता है, फॉर्मूला होता है ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए या मॉड ए। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। अब है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर वही है, द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, यानी कि आई वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर है, जे यूनिट वेक्टर है, के यूनिट वेक्टर, ये क्या कहलाएंगे, हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। आई, जे एंड के, ये हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है। अब कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं कि एक ही प्लेन में, जैसे मान लो ये एक प्लेन है हमारी, ये एक प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन में, ये प्लेन है, इस प्लेन में टू वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर ये है, तो ये दोनों एक ही प्लेन में, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे कोप्लेनर। लेकिन अगर तीसरा वेक्टर में बनाऊँ तो हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई और जेड तीनों प्लेन क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये एक वेक्टर हो गया। जैसे इसको ये देखो, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर एक और वेक्टर बनाऊँ इसके ऊपर की तरफ, तो वो क्या होगा, इस प्लेन से बाहर जाते हुए होगा ना, तो हम क्या बोलते हैं कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर बट थ्री वेक्टर्स मे बी और मे नॉट बी कोप्लेनर। यानी कि थ्री वेक्टर्स जो होते हैं वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी कि टू वेक्टर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं, तो ये एक ही प्लेन में आ रहे हैं, तो ये कोप्लेनर है। लेकिन अगर इसके परपेंडिकुलर एक तीसरा वेक्टर इसके ऊपर, इमेजिन करो एक तीसरा वेक्टर हो, तो वो क्या होगा, इस प्लेन से बाहर जाता हुआ होगा ना, तो इस प्लेन के अंदर तो नहीं आ रहा, तो इस प्लेन के बाहर जा रहा है, तो हम बोलेंगे तीन वेक्टर जो होंगे वो एक दूसरे के कोप्लेनर नहीं हो सकते। लेकिन अगर तीसरा वेक्टर अगर ऐसा हो, यूँ हो, एक वेक्टर यूँ हो, तो तीनों कैसे होंगे, एक, दो और ये तीन, तो तीनों वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के साथ में, और क्या एक प्लेन के अंदर है, एक प्लेन के अंदर तीनों वेक्टर आ रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि, इसलिए हम बोल रहे हैं कि थ्री वेक्टर्स मे बी इक्वल एंड थ्री वेक्टर्स मे बी और मे नॉट बी कोप्लेनर। कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते, और टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, हमेशा कोप्लेनर होंगे टू वेक्टर्स, ठीक है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं, हमारी नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल शिफ्टिंग, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। अब देखो, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर में हम क्या करते हैं कि पैरेलल शिफ्ट करते हैं वेक्टर्स को, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि पैरेलल शिफ्ट करने से पहले कि दो एंगल, जो ये शिफ्ट वाले हम इसमें देख रहे हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बीच में अगर हमको एंगल देखना हो तो हम कैसे देखेंगे कि दो वेक्टर्स को या तो हम उसके हेड से हेड जोड़ेंगे या पैरेलल से ना हेड से हेड जोड़ते हैं या टेल से टेल जोड़ते हैं। जैसे ये वाला जो एरो का साइन होता है वो तो हेड का होता है, और ये वाला जो साइन होता है वो होता है हमारा टेल। जैसे ये हमने वेक्टर बनाया, ये वेक्टर का हेड कहलाता है जिस पर एरो का साइन है, और ये वाला जो कहलाता है वो होता है टेल का साइन। अगर हम टेल से टेल जोड़ते हैं या हेड से हेड जोड़ते हैं, जब एंगल निकालना होता है कि दो वेक्टर्स के बीच, तो हम या तो उसको टेल से टेल जोड़ेंगे या हेड से हेड जोड़ेंगे, तो उनके बीच का एंगल निकालेंगे। अब यहाँ देखो, ए और बी दो वेक्टर है, तो उनके बीच का एंगल निकालना है, तो यहाँ पे ये दोनों इस तरह से जोड़े जॉइंट है, तो ये क्या जुड़े हुए हैं, टेल से टेल जुड़े हुए हैं, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। लेकिन अब यहाँ सेकंड नंबर देखो, यहाँ पे क्या है, एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, पर ये हेड से हेड भी नहीं जुड़ा हुआ है, टेल से टेल भी नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। टेल ये इसका हेड ये है, इसका हेड यहाँ पे, ये टेल यहाँ पे है, इसका टेल यहाँ पे, तो हम इसमें क्या करते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग क्या करते हैं, इस बी को मैं क्या कर दूँ, आगे की तरफ शिफ्ट कर देती हूँ। जैसे ये देखो, इसको आगे की तरफ, इसको आगे की तरफ किसका दूँ, जैसे ये पेन ये इस तरह से रखा हुआ है, ये हमारा, इसको मैं क्या करूँ, आगे की तरफ शिफ्ट कर दूँ, ये आगे की तरफ शिफ्ट किया, इसके टेल से टेल मिला दिया। अब क्या हुआ, ये पूरा एंगल कितने का हुआ, 180 का, 180 में से क्या माइनस कर दूँ, 120, तो वैल्यू एंगल कितना आ जाएगा, 60, तो ये आ गया 60। या तो इसको शिफ्ट कर दो, या हेड से हेड मिलाना हो तो ये ए है, ए को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हेड से हेड मिला दो, ये हेड से हेड मिल गया, हेड से हेड मिला, ये है 120, टोटल एंगल कितना हुआ 180,
180 में से 120 माइनस करो तो कितना आ गया 60। तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब वैसे ये है ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब इन दोनों के बीच का एंगल देखना है, तो दोनों देखो या तो हेड से हेड मिले होंगे या टेल से टेल मिलाना है। अब देखो ये दोनों हेड से हेड मिला हुआ है तो इसके बीच का एंगल कितना है 60, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। अब वैसे ये है ए और बी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिया 150, तो ये राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग हुआ ना, क्योंकि हमें क्या करना है हेड से हेड मिलाना है या टेल से टेल मिलाना है। अब ये इसका हेड तो इस वाले के टेल से मिल रहा है, तो ऐसा नहीं करना है, तो हमको क्या करना है इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर देना। तो हमने क्या किया इसको आगे की तरफ शिफ्ट किया, तो कितना एंगल हुआ 180 में से 150 माइनस किया तो कितना आ गया 30। ये टोटल एंगल 180 का था ना, 180 में से 150 माइनस किया तो कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जैसे हमें एक क्वेश्चन है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी, ए एंड डी एंड ए एंड सी। अब देखो ये एंगल ए है, यहाँ पे दिया हुआ है एंगल ए, क्या वेक्टर ए ये दिया हुआ है, वेक्टर बी ये दिया है, वेक्टर सी ये दिया है, वेक्टर डी ये दिया है, और ये बोला है ये यहाँ पे ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हमें निकालना है, तो हम क्या करें इस ए को आगे की तरफ शिफ्ट कर दें। ए को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ए बी के बीच का एंगल तो निकल गया हमारा 90 डिग्री। फिर हम क्या निकालना है बी और सी के बीच का, तो 90 डिग्री ये है, 30 डिग्री ये है, 90 डिग्री और 30 डिग्री टेल से टेल मिलाना था, टेल से टेल मिला हुआ है, 90 और 30 कितना हो गया 120। तो एंगल कितना हो गया इन दोनों के बीच 120 डिग्री। फिर हमें निकालना है ए एंड डी के बीच, ए और डी के बीच। अभी देखो ये कितना है, ये 60 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, टोटल कितना होता है 180 होता है। तो 60 30 कितना हो गया 90, 180 में से 90 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 90, तो ये कितना हो गया एंगल 90 डिग्री। तो ये 90 है, ये 30 है, तो दोनों को किया तो कितना आ गया 120। तो इनके बीच का एंगल वापस 120 आ गया। ए सी के बीच में इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री। तो सब पता चल गया हमको सबके बीच का एंगल। एक चीज़ नोट करो कि दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। दोनों वेक्टर जो होंगे उन दोनों के बीच एंगल कभी भी 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है। तो थीटा इज लेस देन एंड इक्वल टू 180 डिग्री। 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, 0 डिग्री हो सकता है या 0 डिग्री से बड़ा हो सकता है, लेकिन 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। अब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर भी हम क्या करते हैं, इसके अंदर 3 लॉ पढ़ते हैं। एक तो ट्रायंगल पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। तो हमारा ट्रायंगल जो होता है, जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम की थी, तो ट्रायंगल मेथड हमारा उसी के लिए यूज़फुल है कि अगर एंगल 90 डिग्री है तो हम उसके लिए ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि अगर 90 डिग्री है यानी कि थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं सीधे सीधे। तो लेकिन हमारा क्या है, कोई एंगल दे दिए 90 डिग्री से ज़्यादा, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारा क्या बनाया गया, पैरेललोग्राम मेथड बनाया गया। तो पहले ट्रायंगल लॉ देख लेते हैं। ट्रायंगल लॉ क्या होता है? ट्रायंगल लॉ क्या होता है कि इधर देखिए, ट्रायंगल लॉ क्या है, ट्रायंगल लॉ में हमने क्या बोला कि एक वेक्टर, ए वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से जुड़ा हो, और तीसरा जो उसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर की हेड से जोड़ दें। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रायंगल लॉ, यानी R इज इक्वल टू A प्लस बी। वापस सुने, एक वेक्टर का हेड, ये वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ दें, तो इसका जो रिजल्टेंट यानी परिणामी, यानी कि इन दोनों का जो एडिशन आएगा उसको हम किस तरह से शो करते हैं कि पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर की हेड से मिला दें। तो ये क्या कहलाता है, हमारा ट्रायंगल लॉ, R इज इक्वल टू A प्लस बी। तो ये जो लॉ है वो हमारा सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही यूज़ होता है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही यूज़ होता है, बाकी के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि क्यों ना अब इस ऐसा कोई अगर एंगल क्या आ जाए 90 डिग्री से ज़्यादा आ जाए, तो हम कैसे इसको सॉल्व करें, क्योंकि हमको पाइथागोरस थ्योरम तो मालूम है, जब ट्रायंगल लॉ होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो हम क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 90 डिग्री से ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम मेथड यूज़ करेंगे। तो पैरेललोग्राम मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, देखिए